नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी के अंदर ऑर्डर टू की। तो ऑर्डर टू वैसे तो इसमें 7 रूल्स हैं, 6-7 रूल हैं, बट हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ऑर्डर टू के अंदर। मेनली हम रूल टू डिस्कस करेंगे बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही इसकी जिस्ट है कि इसमें जो सबसे जो जो इसकी जान है ना ऑर्डर की, वो ऑर्डर टू रूल टू ही है। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि सूट क्या होता है, क्योंकि सूट सीपीसी में डिफाइंड नहीं है। तो सीपीसी, क्योंकि ये जो ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ सूट, तो हम ये देखेंगे सूट के क्या एसेंशियल्स होते हैं, तभी तो हम उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि यू नो ये इस सूट को कैसे फ्रेम किया जाए। राइट। तो सूट है दोस्तों। सूट के एक तो दो इसमें राइवल पार्टीज हमें चाहिए, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। ठीक है। दूसरा, इनके बीच में कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट में होना चाहिए। ये एक चीज को कह रहा हो कि जैसे कि मानिए कि एक प्रॉपर्टी है, इसके लिए ए कह रहा हो कि ये मेरी है और बी कह रहा हो ये मेरी है, और इनके राइवल क्लेम्स हो। और एक कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। राइट। कॉज ऑफ एक्शन ऐसे सेट्स, इट इज such set of facts which gives a party right to sue in court for enforcement of right। और चौथा, एक रिलीफ मांगी गई हो अगेंस्ट प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई रिलीफ मांगी हो। राइट। तो दिस इज आर एसेंशियल्स ऑफ सूट। तो अब हमें सूट फ्रेम करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए? सो एवरी सूट shall be, as far as practicable, be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute। यानी कि जजमेंट पे हम एक नतीजे पे पहुंच सकें और क्या कंट्रोवर्सी है पार्टीज के बीच में उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें, जो प्लेंटिफ है, जो दावा डाल रहा है, एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। और जो उनके बीच में जो आगे की भविष्य की जितनी भी कंट्रोवर्सी है उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग वो सेटल हो जाए। राइट। तो ऑर्डर टू का जो सबसे पहला रूल है दोस्तों, वो कहता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। यानी कि जब आप दावा डाल रहे हैं तो आप पूरे का दावा डालेंगे, जो भी आपको रिलीफ चाहिए आप एक ही बार में मांग लो, बार बार कोर्ट में नहीं आने का। राइट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पीस ऑफ लैंड है दैट इज measuring 100 square yard, and you file only a claim regarding 50 square yard, and 50 square yard you don't file any claim। तो आप जो है ना बाद में उसके रिगार्डिंग क्लेम नहीं कर सकते 50 स्क्वायर यार्ड के रिगार्डिंग। राइट। सो लेट अस सी द प्रोविजन। एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of a cause of action। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे एग्रीमेंट करा कि मैं आपका जो घर है, जो 3 मंजिल बना है, जो 100 गज के एरिया में है, राइट, और उसको मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। राइट। अब लेटर ऑन क्या होता है कि मैं दावा डालता हूँ, मेरे को लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी का तो जो है इतनी है, और आप नाउ यू टर्न हॉस्टाइल और आप बेईमान हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं तो नहीं बेचूंगा ये प्रॉपर्टी। राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैं कोर्ट में जब जाऊंगा तो मैं वहां पे आई विल से दैट कि ये प्रॉपर्टी है, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट करा था, एंड नाउ ही इज टर्निंग हॉस्टाइल एंड ही इज रिफ्यूजिंग टू सेल। है ना। अब बट पर उसमें एक पेच आ गया। पेच ये आ गया कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकली 5 करोड़। मान लीजिए 5 करोड़ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकली, और मेरे पास कोर्ट फीस भरने के लिए पैसे नहीं है 5 करोड़ के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूं कि मैं सोचता हूं कि मैं ना इसमें 70 स्क्वायर यार्ड के लिए केस कर देता हूं, है ना, और बाद में मैं केस 30 स्क्वायर यार्ड के लिए कर दूंगा। है ना। तो अब जब मैंने 70 के लिए क्लेम कर दिया, तो ये जो सेकंड वो है रूल है, वो कहता है वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू स्यू in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of portion so omitted or relinquished। अब मैंने 70 गज के लिए आपको स्यू कर दिया, 30 गज मैंने छोड़ दिया ताकि मुझे वो कोर्ट फीस ना भरनी पड़े, या जो है वो
जो मैटर है वो मानिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रह जाए, हाई कोर्ट में ना जाए। मानिए कि 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसके मुकदमे हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के लिए मुझे और महंगा लॉयर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं जो है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखने के लिए और उसकी यू नो आई 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 यू नो आई डोंट मेक द होल क्लेम, आई मेक अ पार्ट ऑफ अ क्लेम, राइट। तो अगर मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया तो फिर मैं उसको सब्सिक्वेंटली क्लेम नहीं कर सकता। दिस इज ऑर्डर टू, रूल 2। नाउ थर्ड इट सेज omission to sue for one of the several relief. Now if a person is entitled to more than one relief in respect of same cause of action, यानी कि एक ही cause of action आपको एक से ज्यादा रिलीफ दे रहा है, then and if you omit without the leave of court, आपने कोर्ट की परमिशन ले ली तो बात अलग है। अगर आपने कोर्ट की परमिशन नहीं ली और आपने वो रिलीफ छोड़ दी, to sue for all such reliefs, now he shall not afterward sue for any relief so omitted। यानी कि अगर आपने एक बार छोड़ दी तो छोड़ दी, आप उसके लिए बाद में क्लेम नहीं कर सकते, राइट। नाउ एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। जो सीपीसी में एग्जाम्पल है वो कहता है कि ए लेट्स अ हाउस टू बी फॉर अ ईयरली रेंट ऑफ 1200। तो 3 साल का उस पर किराया बकाया 1905, 1906 और 1907 का। 1908 में वो मुकदमा करता है 1906 में जो रेंट ड्यू है उसका, और वो 1905 और 1907 में जो रेंट ड्यू है उसका मुकदमा नहीं करता। तो बाद में वो 1905 और 1907 का मुकदमा नहीं कर सकता। तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर 2, इसका जो रूल 2 है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।